गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 मेनली रनवे के बारे में है, जिसको धाव पथ भी बोलते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन चैप्टर में हम आपको बताए थे कि रनवे क्या होता है। तो रनवे एक सकरी पट्टी होती है जिस पे एरोप्लेन हमारा टेक ऑफ और लैंड का प्रोसेस करता है। ठीक है, ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, या बहुत सारे तरह से ये दिए जा सकते हैं। इनकी बनावट कुछ इस तरह होती है कि ये एयर के जिस डायरेक्शन से हवा चल रही है उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड इसको हम बनाते हैं। ठीक है, और हमारे रनवे से क्या होता है, रनवे से हमारा टैक्सी वे जुड़ा रहता है और बहुत सारे तरीके की जो चीज़ें हैं जैसे एप्रान हो गई और भी जो बाकी चीज़ें हैं वो इससे जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अब बात आता है कि इसकी लंबाई क्या होती है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कुछ निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला जो इस पर निर्भर करता है वो होता है कि जो हवा है, जो एयर है, जो विंड ब्लास्ट है वो किस डायरेक्शन में बह रहा है, हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। दूसरा होता है समुद्र तल, जो है समुद्र तल से जो रनवे है उसकी ऊंचाई कितनी है, वो समुद्र तल से ऊंचा है या नीचा है, हम उस पर कितना ग्रेडियंट दिए हैं। ठीक है, और टेम्परेचर उस समय का क्या है। ठीक है, विमान जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का जो मानक टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि वेट जो है हमारा है वो कितना वेट हमारा कैरी करना है, 200 टन, 300 टन, 400 टन, जिस प्रकार से हमारा वेट टन कैरी करना होता है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों का डिसीजन करने के बाद क्या करते हैं, हम एक उसका मैप तैयार करते हैं। मैप तैयार करने के बाद हम पिछले बहुत सारे लगभग 10 वर्षों का एयर का रिकॉर्ड लेते हैं कि जो हमारी हवा के बहने की डायरेक्शन है वो क्या है। ठीक है, फिर उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। उसके द्वारा फिर हम क्या करते हैं, मैप को तैयार करते हैं, फिर हम रूट्स को बनाते हैं। अब उसके बाद आता है कि रनवे ओरिएंटेशन क्या होता है। ठीक है, हवाएं तथा धावन पथ की दिशा निर्धारण या धाव पथ की दिशा निर्धारण। ठीक है, तो जैसे कि अब आपको बताए हैं कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसके विपरीत डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने एरोप्लेन को उड़ाते हैं। उससे हमको क्या मिलता है, हमको उससे लिफ्ट मिलता है, हमारा एरोप्लेन उड़ सकता है। तो जो हमारा रोड होता है, जो हमारा रनवे होता है, हम क्या करते हैं, उस पर बहुत सारे तरीके के पैमाने को हम उसको बनाते हैं। ठीक है, और ये जो पैमाना होता है ये गति के हवाओं की गति के आधार पे इसको विस्तृत किया जाता है। हवाओं की गति के आधार पर इसको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, जिसको ब्यूफोर्ट पैमाना भी कहते हैं। ठीक है, ब्यूफोर्ट पैमाना जो होता है वो 0 से 12 तक के पैमाने पे होता है। 0 यानी कि कम, 12 यानी कि ज़्यादा। ठीक है, तो इस स्केल पे हम अपना डिसाइड करते हैं कि हमारा कैसा हवा है, कैसा हवा नहीं है। दूसरा आता है विंडवार्ड या फिर हेडवार्ड। ठीक है, अग्रवाद। अग्रवाद क्या होता है, ठीक है, ये जो नोज होता है, जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन का जो नोज होता है, ठीक है, नोज के विपरीत दिशा में यानी सामने से आने वाली जो हवा है उसको हम विंडवार्ड कहते हैं। मतलब जो एरोप्लेन का आगे वाला भाग है उस पर जितनी हवा आके लगती है उसको हम बोलते हैं विंडवार्ड। ठीक है, और इसी तरह जो पीछे से जितनी हवा आके लगती है उसको हम बोलते हैं प्रतिवार्ड या फिर उसको लीवार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आगे आता है कि क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है। क्रॉस विंड कंपोनेंट क्या होता है, जिस डायरेक्शन में एरोप्लेन उड़ रहा है उसके अगल बगल से कितनी हवा आके उस पर लग रही है, तो उसको बोलते हैं क्रॉस विंड कंपोनेंट। ठीक है, अगर एरोप्लेन हमारी 20 स्पीड से चल रही है, अगर एरोप्लेन हमारी खड़ी है या फिर जा रही है और हवा हमारी 20 स्पीड से चल रही है, तो जो वी कास थीटा होगा, वी कास थीटा एरोप्लेन से जो एंगल बनाएगा, वी साइन थीटा जो एरोप्लेन से एंगल बनाएगा वो हमारा कहलाता है क्रॉस विंड कंपोनेंट। और जो हवा की गति होती है वो वी होती है। आगे आता है विंड कवरेज। विंड कवरेज क्या होता है, तो एक वर्ष में समय का प्रतिशत जिसमें क्रॉसवात घटक का मान निर्धारण सीमा के भीतर रहता है वो दिक्मान व्युत्पत्ति कहलाता है। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होती है वो 98 से लेकर 100% तक होती है। आगे आता है विंड रोज क्या होता है।
विंड रोज में क्या होता है, विंड रोज एक डायग्राम होता है जो पिछले 5 या 10 वर्ष के का औसत डाटा लिया जाता है और उस डाटा को लेके एक कंपाइल डाटा बनाया जाता है जिसको डेल्टा डाटा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, हवा की स्पीड, हवा की अवधि, हवा की दिशा, हवा की गति, सब कुछ इसमें दिया रहता है। ठीक है, इससे ये पता होता है कि एरोप्लेन को हम किस डायरेक्शन में उड़ाएं तो हमको लिफ्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये मेनली हम इसी से डिसाइड करते हैं कि हमको एरोप्लेन किस डायरेक्शन में, किस एंगल पे इसको उड़ाना है, किस एंगल पे इसको ले जाना है। ठीक है, आप लोग यहाँ इस डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं। एक डायग्राम मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये डायग्राम जो है, यही डायग्राम हमारा कहलाता है, यही डायग्राम हमारा विंड रोज कहलाता है। ठीक है, इस डायग्राम में मेनली होता क्या है, ठीक है, ये डायग्राम जो है हमारा, ये डायग्राम हमारा विंड रोज कहलाता है। ठीक है, इस डायग्राम में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हवा की डायरेक्शन है वो किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है। ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारी ईस्ट हो गई, ये डायरेक्शन हमारी वेस्ट हो गई। ठीक है, ये साउथ हो गई और ये नॉर्थ हो गई। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी डायरेक्शन हो गई। अब इस डायरेक्शन के अनुसार हम ये डिसाइड करते हैं कि किस तरफ हमारी हवा ज़्यादा है, किस तरफ हमारी हवा कम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारी हवा काफ़ी ज़्यादा है, वैसे ही ईस्ट साउथ ईस्ट में हमारी हवा डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इस डायरेक्शन से हवा आएगी, इस डायरेक्शन से हवा आ रही होगी तो हम एरोप्लेन को इस डायरेक्शन में उड़ाएंगे। ठीक है, और इस डायरेक्शन से हवा अगर जा रही होगी तो एरोप्लेन को हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन से उड़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई इसके बारे में। ठीक है, अब बात आता है धाव पथ की दिशा में परिवर्तन, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रनवे। रनवे की डायरेक्शन में कभी कभी हमको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो उस वो कब होता है, तो पहला है अगर कोई किसी प्रकार की कोई बाधा आ गई है, संरेखण में कोई बाधा आ गई है जिसे हटाया नहीं जा सकता है, तब हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है एक्सेसिव ग्रेडियंट, अगर हमारी जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा ढालू ज़मीन है तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा आता है हमारा कटिंग, कोई खाई में अगर ज़मीन हमको बनानी या किसी पहाड़ में, एम्बैंकमेंट और कटिंग दोनों हो सकता है। अगर हमको किसी ऐसी जगह ज़मीन बनाना है जो कि बिल्कुल खाई है या फिर ऐसी जगह बनाना जो कि बिल्कुल पहाड़ है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मिट्टी को ना तो वहाँ पाट सकते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी को हम कट कर सकते हैं, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं। अब आगे आता है नॉइज़, ठीक है, आगे है शोर। ऐसी जगह पे भी हम इसको नहीं बना सकते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो। ठीक है, अब बात आती है लैंडिंग, टेक ऑफ और लेंथ ऑफ रन में। लैंडिंग क्या होता है, टेक ऑफ क्या होता है, उसके बाद लेंथ ऑफ लंबाई क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है जो हमारी लैंडिंग होती है उसके बारे में। ठीक है, तो नॉर्मल लैंडिंग क्या होता है, एक एक उचित गति से जो हमारा एयरवेज होता है, जो हमारा रनवे होता है, उसकी 15 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 60% लंबाई के अंदर ही जब एरोप्लेन हमारा लैंड कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंडिंग। ठीक है, जो हमारी एरोप्लेन है, एरोप्लेन हमारी रनवे की 60% से कम दूरी पे 15 मीटर की ऊंचाई पे लैंड कर जाती है तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लैंडिंग। टेक ऑफ क्या होता है, टेक ऑफ में सेम 10.5 मीटर की ऊंचाई पर और लगभग 115 मीटर की दूरी होनी चाहिए टोटल। उस पर क्या करता है, 115% की दूरी होनी चाहिए, मतलब 150 मीटर। उस दूरी पे क्या करता है, लैंड कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है, तो उस दूरी को हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, आप यह डायग्राम में देख सकते हैं। आपको अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम में आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, ये डायग्राम क्या है, ये यहाँ पे लैंड कर रहा है, ये लैंड के लिए डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, ये नॉर्मल लैंडिंग का डायग्राम बन रहा है। ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 15 मीटर होनी चाहिए। और ये जो टोटल, अगर आप समझ लीजिए कि ये 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का मतलब ये 600 मीटर में ही क्या होना चाहिए, 600 मीटर में ही इसको आ जाना चाहिए। सेम आप ऐसे ही नीचे वाला दूसरा फिगर देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे दूसरा फिगर देख सकते हैं। इस दूसरे फिगर में ये बताया गया है कि अगर हमको टेक ऑफ करना है तो 10.5 मीटर पर हम क्या करें, टेक ऑफ कर लें और अपने दूरी का 150 मीटर, 150 मीटर क्या है, 150 मीटर बाकी रहे, बाकी दूरी हम चल लें, बाकी दूरी हम चल लें, 150 मीटर हमारा बाकी रहे तो हम क्या करें, टेक ऑफ कर जाए। ठीक है ना। इसका अलग अलग फार्मूला भी होता है।
जो कि हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, इस वजह से हम इसको नहीं जानते, ठीक है ना। उसके बाद आता है इमरजेंसी स्टॉपिंग। कभी कभी क्या होता है, एरोप्लेन में कोई खराबी आ जाती है या किसी भी प्रकार से कोई खराबी आने की वजह से या फिर ज़मीन पे कोई खराबी आ जाती है, तो उस पर क्या करता है, इमरजेंसी लैंडिंग कभी ना कभी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इमरजेंसी लैंडिंग दो तरीके से होती है। पहली क्या होती है कि तुरंत लैंडिंग हो गई, दूसरी क्या होती है कि अगर किसी भी प्रकार की नीचे कोई एयरपोर्ट पे दिक्कत है या रनवे पे दिक्कत है, तो हमको क्या करना रहता है, हमको आसमान में ही घूमना रहता है, ठीक है ना। आसमान में एरोप्लेन क्या करता है, घूमता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्निंग जोन बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या करता है, एरोप्लेन लैंड करता है। अब उसके बाद आता है कि मूल धावपथ लंबाई में संशोधन, कि जो हमारा लंबाई है उसमें संशोधन किस तरह किया जाए। तो संशोधन करने की भी कुछ मजबूरी है, कुछ चीज़ें रहती है। पहला है कि उच्चता संशोधन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि अगर जो हमारा सी लेवल है वो ज़्यादा या कम हुआ है और हवा की जो डेंसिटी है वो घटी या बढ़ी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। दूसरा होता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की वजह से भी हम क्या कर सकते हैं, रनवे का लंबाई चेंज कर सकते हैं। आगे आता है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट के इफेक्ट की वजह से क्या कर सकते हैं, हम लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रनवे, कि रनवे का जियोमेट्रिक डिज़ाइन कैसा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ आती हैं। पहले आता है लेंथ ऑफ रनवे, धावन पथ की लंबाई। तो इसकी जो लंबाई दी जाती है वो मेनली ICAO के द्वारा ही दी जाती है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई होती है 18 से 45 मीटर होती है, सामान्यतः ये 24 मीटर के करीब दी जाती है, ठीक है। अब आता है इसका ढाल। तो इस पर ढाल कितना दिया जाता है, तो ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला है ABC और दूसरा होता है D&D। ABC विमान का अगर प्रकार है या एयरपोर्ट का अगर प्रकार है, तो उसमें हम जो ग्रेडियंट देते हैं 1.5 देते हैं, और इफेक्टिव जो ग्रेडियंट होता है वो 1 मीटर होता है। D और E में 2 देते हैं और इफेक्टिव भी 2 ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कितना देते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने ट्रांसवर्स की बात की, अब लॉन्गिट्यूडनल कितना देते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रेडियंट होता है, ये ग्रेडियंट हमको एरोप्लेन को ऊपर टेक ऑफ करने में और नीचे लैंडिंग करने में काफ़ी सहायता देता है, ठीक है। तो ये छोटे विमान के लिए 2% और बड़े विमान के लिए 1.5%, मतलब छोटे विमान के लिए लगभग 90 मीटर और बड़े विमानों के लिए लगभग 300 मीटर के करीब हम इसको देते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस स्लोप क्या होता है। तो क्रॉस स्लोप हम आपको बताएं, क्रॉस स्लोप या कैम्बर, ये दोनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है क्रॉस स्लोप, हम आपको हाईवे इंजीनियरिंग में भी जब रोड्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जो सड़क का ये बीच वाला भाग होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कैम्बर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसे ही कैम्बर हमारा क्या कराता है, क्रॉस स्लोप कराता है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में जो रोड होता है वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जाता है, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाया जाता है, और ये काफ़ी लंबी दूरी तक बनाया जाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस हम आपको बताए थे कि ड्राइवर की सीट से जो दूरी दिख रही है वो साइड डिस्टेंस कहलाती है। इसी तरह जो एरोप्लेन का कॉकपिट है, उस कॉकपिट से जो भी सामने दूरी हमको दिख रही है वो हमारी कहलाती है साइड डिस्टेंस, ठीक है। ABC प्रकार के एयरपोर्ट्स के लिए हम 3 मीटर देते हैं और बाकियों के लिए जो होता है हम 2 मीटर तक देते हैं। अब आगे आता है सुरक्षित क्षेत्र की लंबाई व चौड़ाई, ठीक है। तो जो धावन पथ होता है, उससे जो भी अगल बगल में चौड़ाई होती है, जहाँ पे जल निकासी होता है या फिर साफ सफाई और भी सारी चीज़ें होती हैं, वो क्या कहलाता है, वो सुरक्षित जोन कहलाता है, ठीक है, सेफ्टी एरिया कहलाता है। अब ये ABC के लिए जो होता है वो 150 मीटर अगल बगल जगह दी जाती है, और D और E के लिए क्या होता है, 78 मीटर होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल, मतलब सभी प्रकार के लिए, तो सभी प्रकार के लिए लगभग 300 मीटर के करीब हम इसको देते हैं। अब आता है रनवे के पैटर्न। तो रनवे के पैटर्न बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, आप लोग डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंगल रनवे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि क्या है, सिंगल रनवे है, उसके बाद पैरेलल होता है, डाइवर्जेंट होता है, या फिर ओपन वी रनवे होता है, ठीक है, इंटरसेक्टिंग रनवे होता है। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे मेनली ये
चार टाइप्स के दिखाया गया। पहला रनवे होता है कुछ इस टाइप का होता है, एक्स टाइप जो दिख रहा है। दूसरा होता है पैरेलल होता है, पहला होता है सिंगल होता है, और उसके बाद ये क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, तो ये चार टाइप्स के कुछ रनवे इस तरह दिए जाते हैं। पैरेलल रनवे जो होता है वो अगल बगल दिया जाता है, जो सिंगल होता है वो किसके लिए होता है, वो विजुअल फ्लाइट रूल्स के लिए होता है। ठीक है ना, पैरेलल जो होता है वो अगल बगल दिया जाता है, वीएफआर और आईएफआर दोनों के लिए दिया जाता है। तीसरा होता है क्लोज स्पेस वाले, कुछ बगल बगल में एकदम रनवे दिए जाते हैं। कुछ रनवे जो होते हैं दो रनवे के बीच में दिए जाते हैं। कुछ जो रनवे होता है वो फार होता है, काफ़ी दूर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं डाइवर्जेंट के बारे में बता दिया। इंटरसेक्टिंग होता है, एक दूसरे को कट करता है। ठीक है, डाइवर्जेंट मतलब एक जगह से दो रनवे निकल रहा है। उसके बाद आता है लैंडिंग प्रोसेस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इसको लैंडिंग कैसे करते हैं, तो लैंडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा वायुयान होता है, वायुयान का जो लैंडिंग गियर होता है, लैंडिंग गियर ही क्या करता है, सबसे पहले पक्के सतह को छूता है। ठीक है, पक्के सतह को छूता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो नोज गियर होता है, जो आगे का पहिया होता है, वो लगभग 3 से 4 सेकंड बाद वो ज़मीन को छूता है। और इस समय हम क्या करते हैं, अपने विंग्स में फ्लैप्स की सहायता का मदद लेते हैं और हम ड्रैग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एयरपोर्ट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो किसी एक विशेष समय में विशेष क्षण के लिए जितने भी वहाँ पे विमान हैं उसकी कैपेसिटी हमारी विमानपथ कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, रनवे कैपेसिटी क्या है कि एक रनवे में कितने गाड़ियाँ एक साथ फ्लाइट कर सकते हैं। ठीक है, कितनी उसकी कैपेसिटी है फ्लाइट करने की, वो हमारी कहलाती है रनवे कैपेसिटी। गेट कैपेसिटी क्या है, पार्किंग के लिए, टर्निंग के लिए, बैगेज के लिए और बाकी सारी आवश्यकताओं के लिए जो भी चीज़ें आ और जा सकती हैं तो वो हमारी गेट कैपेसिटी कहलाती है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है रनवे। अब एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग टैक्सी वे के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।